So are you able to Yes. are I'm you able connected to with my laptop. yes, my laptop now. So okay, so first thing Yes, sir. Yes, sir. I'm going to share how we can install Oracle on window. Okay, so we need to set up now. So if you have Oracle setup in your laptop, that is okay. So पहले मैं यही आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे विंडो पे। मेरे पास सॉफ्टवेयर तो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ Oracle पहले से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं Oracle की साइट से। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बस। देखिए ये है, जैसे मेरे पास ये तो लिनक्स के लिए है, ये लिनक्स का 64 बिट के लिए, ये लिनक्स के 32 बिट के लिए है 11G। तो ये डिस्टॉल के लिए है ऐसे। तो विंडो के लिए मेरे पास ये है। जब इन दोनों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक्सट्रैक्ट करते समय ध्यान देना होता है। पहले ये चीज क्या है कि जब इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो अलग से दो फोल्डर पे नहीं हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। जहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे यहाँ पर, तो इसका ये पाथ आप जब ऐसे हटा देंगे ये पाथ, तो ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस नाम का फोल्डर बन जाएगा। मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ कि ये मैं फिर से आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले से है इसमें। मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो पहले हम सेटअप ही कर रहे हैं लैपटॉप, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे हमें, मान लो आपका सेटअप है अभी, बाद में सेटअप कुछ गड़बड़ होता है तो कैसे सेटअप करना है आपको। सो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं इसे। मैंने इसको ये पाथ हटा दिया और एक्सट्रैक्ट किया। सो इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली अ डेटाबेस फोल्डर। सो ये दो पार्ट में है। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट इसका एक्सट्रैक्ट पे लगाया है, इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, ये जब तक हो रहा है एक चीज मैं और यहाँ पर बता देता हूँ। इसके साथ साथ ना हमें सबसे पहले 11G 10G ऑनवर्ड हमें नेटवर्क एडाप्टर इंस्टॉल करना होता है। तो हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, जो डिवाइसेस होती हैं वहां पर हमें जो है ऐड डिवाइस करके, या हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। जो हमारा ये दिस पीसी है, यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएं, ऐसे करके यहाँ से ओके, यहाँ डिवाइसेस, डिवाइस मैनेजर यहाँ पर होगा, ये डिवाइस मैनेजर। ओके, आ गया, ओपन हो गया ये डिवाइस मैनेजर। यहाँ पर हमें नेटवर्क एडाप्टर पहले देखना होता है। ये नेटवर्क एडाप्टर है, तो माइक्रोसॉफ्ट का लूप बैक एडाप्टर इंस्टॉल होना चाहिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का लूप बैक एडाप्टर इंस्टॉल है या नहीं, ये देख लेते हैं। नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का लूप बैक एडाप्टर नहीं है। वो ओरेकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसी से कनेक्शन बनता है। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो जाते हैं एक्शन पे, ऐड लेगेसी हार्डवेयर। ओके, सर्च एंड इंस्टॉल। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें नेटवर्क एडाप्टर सेलेक्ट करना है। यस, दिस वन, नेटवर्क एडाप्टर। ये तो यहाँ पर हमें इस तरफ माइक्रोसॉफ्ट और इस तरफ इसका लूप बैक एडाप्टर सर्च करना है। ये लूप बैक एडाप्टर, और इसे इंस्टॉल करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट से ओरेकल के बीच कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये केवल हमें विंडो के लिए होता है, विंडोज ओएस के लिए। लिनक्स में ये नहीं करना पड़ता। पहले हमारा एक्सट्रैक्ट भी कंप्लीट हुआ होगा।
ये एक्सट्रैक्ट, ये डेटाबेस फोल्डर बन गया। इसमें हमने पहला वाला एक्सट्रैक्ट कर दिया था और दूसरा एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो दूसरे में भी जब एक्सट्रैक्ट करेंगे हम तो वो पाथ हटा देंगे ताकि वो डेटाबेस फोल्डर पे ही मर्ज हो जाए सारा सॉफ्टवेयर। ये एक्सट्रैक्ट, ये उसी डेटाबेस फोल्डर पे ही मर्ज हो जाएगा सारा चीज। एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे पास, एक्सट्रैक्ट हो गया। और हमारे पास जो फोल्डर बना एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो ये डेटाबेस फोल्डर बना। ठीक है, इसी में सारा सेटअप वगैरह कंप्लीट आ जाता है। अभी हम सेटअप चलाएंगे, देखते हैं पहले हमारे पास ये हो जाए कंप्लीट, उसके बाद सेटअप चलाते हैं। यस, इट्स फिनिश नाउ। ठीक है, अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का लूप बैक एडाप्टर हमारे पास ये आ गया। ये ठीक है। अब हम चलते हैं, इसे इंस्टॉल करेंगे ओरेकल का सॉफ्टवेयर। ये है सेटअप। तो पहले हम डिवाइस देख लेते हैं कहाँ पर हमारे पास स्पेस है जहाँ हमें इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास ई पे स्पेस है, इनफ स्पेस है ई पे, तो हम ई पे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, आते हैं ओरेकल सॉफ्ट, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन चलाना है हमें। ठीक है, ये लॉन्च करेगा सेटअप। ये ठीक है, एनवायरनमेंट डजंट मीट, कभी कभी आपके लैपटॉप का जो एनवायरनमेंट है मीट नहीं करेगा, बट हमें इंस्टॉल तो करनी है। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ओके, सो हमें कोई ईमेल कॉन्फ़िगर अगर करनी होती है, ईमेल डेटाबेस से ईमेल कम्युनिकेट करना होता है, तब के लिए है हमारे पास ये। तो हमें वो करना नहीं है। माई ओरेकल सपोर्ट का कोई पासवर्ड आप डालना चाहते हैं वो, तो ये भी हमें नहीं करना। ठीक है, सो हमने नेक्स्ट किया इस पेज को। यस, हमने जो है इन्हें अनचेक किया हुआ। अब ये इसमें 3 ऑप्शन आर देयर, क्रिएट आर एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस। तो जब आपके लैपटॉप पे कुछ भी नहीं है, आप तो आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना है और उसे कॉन्फ़िगर भी करना है, तो आपको पहला ऑप्शन ही चूज करना है। ये दूसरा ऑप्शन कब के लिए है? इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, मींस आपको केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्रिएट कमांड से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या डेटाबेस असिस्टेंस से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपका ओरेकल 2 पार्ट में, एक ओरेकल का सॉफ्टवेयर, दूसरा ओरेकल का डेटाबेस। ठीक है, अगर ये वाला आप ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, बट डेटाबेस विल नॉट बी देयर, डाटाबेस नहीं होगा। तो डेटाबेस आपको कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, उसके 2-3 ऑप्शंस आर देयर, कि आप जो है पहले इंस्टेंस पे लॉगिन करें, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस कमांड से डेटाबेस क्रिएट कर लें, वो चीज भी कर सकते हैं आप। या आप क्या कर सकते हैं कि एक डीबीसीए होता है, डेटाबेस असिस्टेंट, वो भी जीयूआई होता है, उसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। तीसरा ये अपग्रेड एग्जिस्टिंग डेटाबेस, मान लीजिए आप 10G है था और उसे अपग्रेड करके 11G करना चाहते हैं, तब ये थर्ड ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी तो हम नया इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं और डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो हमने क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर दोनों किया। ठीक है, नेक्स्ट। अभी चूंकि हम सर्वर तो क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम डेस्कटॉप क्लास पे जाएंगे। अगर सर्वर पे इंस्टॉल करना होता है तो हम सर्वर क्लास लेते हैं। नेक्स्ट है, इट्स टेकिंग टाइम। यस, यस, यस। सो यहाँ पर आपको कहाँ इंस्टॉल करना है वो आप दे सकते हैं। इसमें ई के अंदर, ऐप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये जो भी पाथ आप देना चाहते हैं वो पाथ आप दे सकते हैं। मैंने कहा मुझे बस इतना पाथ देना है। यहाँ आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। सो पासवर्ड मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, बट वो पासवर्ड कहीं यूज नहीं होगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पासवर्ड डालना है आपको बस यहाँ पर।
एक चीज ये याद रखना है, ये जो आप ग्लोबल डेटाबेस नेम देते हैं ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जब आप डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो इसी के थ्रू, मान लीजिए पहले से आपका ORCL इंस्टॉल है तो आपको ORCL इंस्टॉल नहीं करने देगा, तब आपको दूसरा नेम देना होगा। और कनेक्ट करते समय इस नेम का यूज करते हैं हम डेटाबेस कनेक्ट करते समय, तो मेन आपको ये याद रखना है कि आपने SID क्या दी है, सिस्टम आइडेंटिफायर है ये। ग्लोबल डेटाबेस नेम इज अ SID, सिस्टम आइडेंटिफायर। ओके, सो ये आपको याद रखना है। किस पाथ में इंस्टॉल करना है, मींस ओरेकल का बेस क्या होगा, उसके अंदर ओरेकल का होम लोकेशन क्या होगी, ये होम लोकेशन जहां सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल होगा पूरा, ठीक है, ये चीज। तो हम आते, और ये हमारे पास जहां पर डेटा फाइल्स लोड होंगी, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, वीडू लॉग फाइल्स, सारी की सारी फाइलें हमारे पास इस पाथ में होंगी। इस पाथ में हमारा ओरेकल का सॉफ्टवेयर होगा, इस पाथ में ये बेस है, बेस लोकेशन है, मतलब इसी के अंदर सारा चीज होगा। ई ऐप के अंदर ही देखिए ये दूसरी लोकेशन है, होम वाली भी ई ऐप के अंदर ही हमारे पास डेटा बेस। हालांकि आप ये पाथ दोनों, ये पाथ अलग नहीं कर सकते, ये पाथ आपको इसी के अंदर लेना पड़ेगा, जबकि ये वाला पाथ आप चेंज कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेटाबेस फाइल लोकेशन आप कहीं भी आप सेपरेट कर सकते हैं बेस लोकेशन के अलावा भी, बट होम बेस लोकेशन के अंदर ही होना चाहिए, ये चीज आपको हमें ध्यान रखना है, ठीक। और इवन हम ये भी कर सकते थे कि मान लीजिए ORCL पहले से इंस्टॉल है, तो अगर मुझे नाम चेंज करना, मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने माई ORCL रख दिया, तो अब इसे जो होम मिलेगा वो अलग ही मिलेगा, तो अब इसे कोई इतनी प्रॉब्लम ये करना नहीं चाहिए। मैंने अब माई ORCL लिखा, तो मुझे माई ORCL याद रखना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, इट विल टेक टाइम, तब तक हम कुछ स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये टाइम लेगा, 30-40 मिनट लेगा। हम आते हैं, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, शुरुआत हम SQL पे ही करते हैं। हमने उस दिन पढ़ा था कि SQL क्या है, उसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको? नहीं ना? DDL में क्या कमांड आ रही थी, याद है आपको? क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ड्रॉप, दीज। ओके, DML में क्या, ये कहां पर अप्लाई होती है, ये सारी की सारी कमांड DDL मींस डेटा डेफिनेशन। डेटा डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पर, टेबल, तो ये टेबल लेवल पे वर्क करती है सारी कमांड, कोई भी कमांड डेटा पे काम नहीं करती है। DDL की जितनी भी कमांड्स हैं वो किस पे वर्क करती हैं, स्ट्रक्चर पे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द टेबल। टेबल क्रिएट करना, टेबल में किसी भी प्रकार का अल्टरेशन, टेबल का नाम चेंज करना, टेबल को ड्रॉप करना, दैट इज द वर्क फॉर DDL। ओके, ये डेटा पे वर्क नहीं करती है DDL कमांड, ये ध्यान रखना है आपको बहुत क्लियरली। DML ये डेटा की कमांड्स है, नया डेटा हमें इंसर्ट करना है, या हमें जो पहले से डेटा है उसे अपडेट करना है, या उसे हमें डिलीट करना है, ठीक है। सो हम DML कमांड का रोल बैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोल बैक। रोल बैक क्या है वो अभी हम बात करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास TCL। व्हाट इज द TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, वही जो ट्रांजैक्शन आपको करना है, कमिट या वापस रोल बैक करना। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, यू नो द ट्रांजैक्शन क्या है, क्या है ट्रांजैक्शन, आप कुछ बता सकते हैं ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन मींस इफ यू आर एडिंग समथिंग, हम लोग कुछ टेबल पे ऐड कर रहे हैं नहीं या फिर कुछ भी ऐसे मैं बताता हूँ, कॉपी हो रहा है, ऐसा नहीं। ट्रांजैक्शन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ कमांड्स, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है,
ठीक है। किन के बीच? एक कमिट से दूसरे कमिट के बीच, या एक कमिट से रोल बैक के बीच, या लॉगिन से कमिट के बीच। जो सेट ऑफ कमांड्स हम चलाते हैं उन सेट को एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा, आप एटीएम से पैसे निकालने गए, ठीक है, आपने कार्ड डाला और उसके बाद आपने कहा मुझे 5000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो आपके पास तुरंत आपके अकाउंट से 5000 डेबिट हो जाएंगे। बट उस समय अगर नेटवर्क कनेक्शन हट जाता है, ठीक है, पैसे आपके पास नहीं आते, तो क्या वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ? नहीं, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। बैंक क्या करता है, जो आपके अकाउंट से डेबिट हुआ था एक क्रेडिट एंट्री भी डाल देता है। हालांकि ना तो आपने डेबिट किया ना तो क्रेडिट किया, बैंक ने 2 एंट्री दिखा दी कि डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ। सो वो डेटा को रिलायबल बनाए रखने के लिए बैंक ऐसा करता है कि रिलायबल है डेटा, वो एग्जैक्ट हुआ नहीं था, इसलिए उसने क्रेडिट भी दिखाया, उसमें डेबिट जो हो गया था उसका उसने क्रेडिट। सो सेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो एक कमिट से दूसरे कमिट के बीच, या एक कमिट से दूसरे रोल बैक के बीच, या लॉगिन से कमिट के बीच, लॉगिन से रोल बैक के बीच, सेट ऑफ जो कमांड्स होते हैं वो कहलाता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन हम कंप्लीट करने के लिए हमें या तो रोल बैक कमांड चलानी होती है या तो कमिट कमांड चलानी होती है, ठीक है, वो चीज। और ये दोनों की दोनों कमांड हमारे पास किस पर अप्लाई होती हैं? केवल डीएमएल पर अप्लाई होते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट पर। ये जो कमांड्स हैं ये ऑटो कमिटेड है, ये आपको ध्यान रखना। ऑटो कमिटेड, व्हाट इज द मीन्स बाय ऑटो कमिटेड, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल कि मैंने मान लीजिए एक डिलीट कमांड चलाई, ठीक है, दैट इज द डिलीट कमांड। फिर मैंने कहा कि एक क्रिएट कमांड चलाई, ठीक है, इसके नीचे मुझे कमिट चलाने की जरूरत है? अंकिता, हाँ हाँ सर, कमिट चलाने की जरूरत है इसके नीचे? क्रिएट के, यस। हाँ डिलीट के लिए जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्रिएट के क्योंकि लिए आपने नहीं। क्रिएट चलाया है। क्रिएट, आप ये कोई भी कमांड क्रिएट के लिए कहीं नहीं। पर भी चलाओगे तो इंटरनली कमिट ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है। डीडीएल की कोई भी कमांड कभी भी किसी भी प्लेस पे चलेगी तो एक इंटरनल कमिट ऑटोमेटिकली फायर होता है। हालांकि अगर ये क्रिएट नहीं चला होता तो हमें डेटा सेव करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता? अब देखिए, उसी जो इंस्टॉलेशन चल रहा है उसी में ये पूछ रहा है, अलाउ एक्सेस, यस, तो वो चलता रहेगा। अगर हम यहाँ पर डीडीएल की कोई कमांड नहीं चलाते तो फिर हमें कमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर कमिट रिक्वायर्ड है यहाँ पर। बट अगर हमने ये कोई डिलीट के बाद कोई भी हमने डीडीएल की, या अपडेट के बाद या इंसर्ट के बाद कोई भी हमने डीडीएल की कमांड चला दी तो फिर हमें कमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डीडीएल कमांड एक ऑटो कमिटेड होती है, मींस एक कमिट स्टेटमेंट उनके साथ फायर ही होता है। मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं डीएमएल का करते हैं डीडीएल करना। हाँ, अब अगर इसको हम लोग को कमिट करना चाहिए। हाँ, टीसीएल में एक कमांड और होती है, सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या है? मान लीजिए आप बहुत से डीडीएल कमांड चलाते हैं और कभी रोल बैक करना होता है तो सारे के सारे रोल बैक होंगे। मान लीजिए मैंने कहा एक, फिर एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इसमें कमिट की जरूरत थी, एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पर, और मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। एग्जांपल सेकंड, नो कमिट रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं अगर क्रिएट कमांड दे देता हूँ, क्रिएट कमांड यहाँ लिख देता हूँ, नो कमिट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक डीडीएल कमांड चला दिया। अब मैं जो सेव पॉइंट की बात बता रहा हूँ उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ।
जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक डिलीट कमांड चलाई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, सेव पॉइंट ए, ठीक है, एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया। फिर मैंने अपडेट कमांड चलाई, उसके बाद मैंने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, सेव पॉइंट बी। फिर मैंने इंसर्ट कमांड चलाई, और उसके बाद मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर दिया, सेव पॉइंट सी, ठीक है। अब मुझे रोल बैक करना है, तो मैं रोल बैक कर सकता हूं ऐसे, रोल बैक टू सेव पॉइंट सी या बी। अब मैंने बी किया, तो बी यहां पर क्रिएट किया है, तो इसके नीचे की जितनी कमांड्स हैं वो सब रोल बैक हो जाएंगी। बी जिस पोजीशन पे है उसके ऊपर की रोल बैक नहीं होंगी कोई भी। बी के नीचे की जितनी कमांड्स अगर DML हैं तो वो रोल बैक हो जाएंगी। अगर मैं यहीं पर ए करता तो ए के नीचे की जितनी DML कमांड है, ए के नीचे की जितनी DML कमांड है वो क्या हो जाएंगी, रोल बैक हो जाएंगी, मतलब उनका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट यहीं पर मैं अगर एक क्रिएट कमांड चला दूं, मान लीजिए क्रिएट कमांड चला दूं, तो जब भी आपने ये क्रिएट कमांड चलाया, ये क्या हो गया, ऑटो कमिट। तो ऊपर के सारे सेव पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। फिर ये रोल बैक का आपके कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर कुछ भी रोल बैक नहीं होगा, क्योंकि क्रिएट क्या है, ऑटो कमिटेड है। जब कमिट जैसे ही कमिट आप करेंगे तो जितने सेव पॉइंट आपने क्रिएट किए होंगे वो क्या 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 हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात अंकिता? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब आते हैं DCL पे। व्हाट इज द DCL? DCL में कौन सी कमांड्स आती हैं हमारे पास? डेटा कंट्रोल। डेटा कंट्रोल मीन्स हमें अपना डेटा किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, दैट इज द डेटा कंट्रोल। तो यहाँ आता है हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक। परमिशन देने के लिए ग्रांट और परमिशन वापस करने के लिए हम क्या लेते हैं, रिवोक करते हैं, ठीक है। आगे आता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम सेलेक्ट ले लेते हैं, केवल सेलेक्ट होता है। हालांकि ये कई जगह आपको DML के साथ मिलेगा, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बुक्स में आपको DML के साथ ये सेलेक्ट मिल जाएगा, कहीं कहीं ये DQL अलग से देता है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हम DDL की बात करते हैं। सबसे पहले हम DDL पे आते हैं। DDL कमांड, DDL कमांड में हम आते हैं सबसे पहले क्रिएट पे चलना है। तो क्रिएट हम किस लिए यूज करेंगे, क्रिएट यूज करेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए। सो टेबल, अब आते हैं पहले टेबल, हम कौन सी टेबल लें। हमने कहा एक मैं एग्जांपल के लिए स्टूडेंट लेता हूं, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है हमें। एग्जांपल के लिए हमने एक स्टूडेंट टेबल ली। इसमें हमें कॉलम जो बनाने हैं वो कौन कौन से बनाने हैं, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन ID बनाना है, ठीक है। दूसरा बनाना है नेम, तीसरा बनाना है DOB मान लीजिए, फोर्थ बनाना है कोर्स ID, कोर्स नेम, ठीक है। ये 4 कॉलम बनाने। अब इन चारों कॉलम को बनाने के लिए किस कॉलम पे कौन सा डेटा आएगा, तो वो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है डेटा टाइप्स। यहाँ डेटा टाइप्स देखेंगे हम सबसे पहले, क्रिएट करने के पहले कौन से कॉलम पे किस टाइप का डेटा आना चाहिए वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ डेटा टाइप्स बहुत लंबी लिस्ट है, बट मेन हमें जो याद रखना होता है वो 2-3 ही है। कौन से, एक तो नंबर, न्यूमेरिक टाइप का डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो नंबर में आप डेसिमल अगर स्टोर करना चाहते हैं तो P&S प्रिसीजन, और वो आप तो डेसिमल के बाद कितना पॉइंट करना चाहते हैं, टोटल लेंथ कितनी होगी वो चीज, ठीक है। ये नंबर सबसे ज्यादा यही यूज होता है नंबर का।
दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो वेर केयर, वेर केयर, वेर केयर टू एंड केयर। अब इनमें क्या डिफरेंस है? तीसरा, डेट, डेट स्टोर करने के लिए हम डेट कमांड यूज, डेट डेटा टाइप यूज करते हैं। मेन फर्स्ट हमें यहाँ जो समझना होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेर केयर, केयर एंड वेर केयर, इन दोनों में क्या डिफरेंस, डिफरेंस इनका देखना। आप बता सकते हैं कुछ है आपको ऐसा कुछ? क्या डिफरेंस है करेक्टर एंड वेर केयर पे? तो नहीं सर, पता नहीं। मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, मान लीजिए एक आपने नेम वाले पे ही, नेम पे इसकी जो डेटा टाइप आपने डिफाइन किया, कैर 10 डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इसमें मान लीजिए आपने स्टोर किया ABC, आपने जब स्टोर किया डेटा, वो क्या स्टोर किया? ABC। सो कितने बाइट का हुआ ABC? 3 बाइट का, ठीक है। आपने इसे कितने बाइट दिया है? 10 बाइट। ये 7 बाइट को ऑक्यूपाई किए रहेगा, रिलीज नहीं करेगा। जबकि आप अगर वेयर केयर दे देते नेम के साथ, नेम वेयर केयर, और यहां 10 दिया होता आपने और इसमें स्टोर किया होता ABC, तो इट विल रिलीज 7 बाइट, इट विल रिलीज 7 बाइट्स। मींस दिस इज अ डायनेमिक, वेयर केयर क्या है? डायनेमिक डेटा टाइप है, जबकि कैर क्या है? स्टैटिक डेटा टाइप। दिस इज अ स्टैटिक डेटा टाइप, यहां मैं लिख रहा हूं ये, दिस इज अ स्टैटिक, ये क्या है? डायनेमिक डेटा टाइप। समझ में आया क्या डिफरेंस है? हाँ सर, हाँ समझ गए। मींस आप ये उस समय डिसाइड करता है कि हमें कितना साइज, आपने मैक्सिमम, ये साइज मैक्सिमम डिफाइन कर रखा है, मैक्सिमम आप 10 से ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। बट 10 से कम जितना भी आप इंसर्ट करेंगे बाइट, बाकी जितने बाइट बचे वो उसे क्या क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। दैट्स वाई अब आप देखेंगे कि बेनिफिट किस में है, क्योंकि ये मेमोरी कंज्यूम करके बैठता है, ये मेमोरी रिलीज करता है, तो बेटर हमारा कौन हुआ? वेयर केयर। इसलिए हम कैर की जगह क्या यूज करते हैं? राइट। वेयर केयर। बट अब यहीं पर आते हैं, वेयर केयर और वेयर केयर टू में क्या डिफरेंस है, वो बात करते हैं। वेयर केयर वर्सेस वेयर केयर, वेयर केयर टू। अब इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों, ये भी वेयर केयर है, दोनों डायनेमिक है, क्योंकि वेयर केयर है तो दोनों क्या है? डायनेमिक है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो वेयर केयर और वेयर केयर में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। तो अगर वेयर केयर की बात करें तो ये मैक्सिमम जो है 2000 बाइट लेता है, मैक्सिमम इसका जो लेंथ होती है 2000 बाइट है। जबकि हमारे पास वेयर केयर टू की जो साइज है, वेयर केयर टू की जो साइज है, ये मैक्सिमम 4000 बाइट लेता है। मींस इसमें ये ज्यादा कैपेसिटी के साथ हम स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो है वेयर केयर नल को एज ए ब्लैंक स्पेस ट्रीट करता है, ये नल एज अ ब्लैंक स्पेस, स्पेस, ये नल को एज ए नल ट्रीट करता है, नल एज अ नल। व्हाट इज द नल? नल क्या है? मैंने उस दिन आपको बताया था शायद, नल क्या होता है। यहाँ पर नल की बात करें अगर हम, क्योंकि नल भी बहुत जरूरी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलना, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। व्हाट इज नल? अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज द नल। अगर मैं नल के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं, नल मल्टीप्लाई बाय 10, व्हाट विल बी रिजल्ट? व्हाट विल बी रिजल्ट?
अनआइडेंटिफाइड होगा कुछ। यस, हम उसका तो वैल्यू पता नहीं है, रिजल्ट विल बी नल। नल ही होगा। नल में कोई भी ऑपरेशन करो, नल प्लस 10 या नल प्लस 20, एनीथिंग, रिजल्ट विल बी नल। नल माइनस 35 इक्वल टू नल। नल में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट विल बी नल। ठीक है, सो दैट इज द नल। अब बताइए, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे, ये नल, ये वाला नल, ये जो ये नल है और ये वाला नल, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये वाला जो नल है, जो मैंने ये कहा, ये वाला नल, ये वाला नल, ये इस वाले नल से, इस वाले नल से 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, मोर है। दैट्स वाई मैथमेटिक्स में कोई भी नल कभी भी दूसरे नल के बराबर नहीं होता। हर नल अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। हर नल अपने आप में यूनिक होता है। कोई भी नल कभी भी किसी दूसरे नल के बराबर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेवर, नल नेवर इक्वल टू नल। कभी भी एक नल दूसरे नल के बराबर नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर फिर अगर हम लौटते हैं वेर केयर और वेर केयर 2 में, सो ये नल को चूंकि नल की तरह ट्रीट करता है, ब्लैंक स्पेस की तरह ट्रीट नहीं करता, इसलिए हमारे लिए बेटर कौन है? वेर केयर 2। इसलिए हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? वेर केयर 2 यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वेर केयर। ओके, ये कहां तक पहुंचे? ओह, ओके, स्पेसिफाइड नेम was not found in the registry. Okay, ignore. तक पहुंचा 74% तक। ठीक है, तो ये नल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहां पर मैंने नल कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। अब एक चीज मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये क्वेश्चन। पूछते हैं वो, जब मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल में सैलरी वाला कॉलम है, ठीक है, अभी मैंने कहा नल में कुछ भी ऐड करूंगा तो नल होता है, मैंने बताया। अब मैंने कहा सम ऑफ सैलरी, और सैलरी वाला कॉलम हैव सम वैल्यू, और कुछ वैल्यूज हैं और एक दो कॉलम में उसकी नल वैल्यू पड़ी हुई है। मैंने कहा सेलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी टेबल से, ठीक है। जबकि सैलरी वाले कॉलम में मैंने कहा क्या क्या पड़ा हुआ मैं बता देता हूँ। मान लीजिए 100 पड़ा है पहले कॉलम पे, दूसरे में 200 पड़ा हुआ है, तीसरे में नल पड़ा हुआ है, चौथे में 500 पड़ा हुआ है। व्हाट विल बी रिजल्ट? दीज आर द वैल्यूज इन सैलरी कॉलम। 100, 100 है, 200 है, नल है, 500 है, ठीक है। ये सैलरी के कॉलम पे वैल्यूज हैं। अब यहां मैंने एक क्वेरी चलाया, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी, सैलरी का सम चाहिए मुझे फ्रॉम ईएमपी टेबल से, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी आउटपुट? आउटपुट क्या होगा? या फिर कुछ एरर दिखाएगा या फिर नल तो नहीं रहेगा, एरर भी कुछ दिखाएगा, नल का वैल्यू तो उसको भी पता नहीं है। आउटपुट विल बी 800। मतलब वो नल का वैल्यू नहीं लेगा क्या? यस, मैं बताता हूँ क्यों। क्या करता है कि ये क्या है, सम क्या है? व्हाट इज द सम? सम एक ओरेकल प्रोवाइडेड फंक्शन है। ओरेकल ने दे रखा है, एसक्यूएल में ये फंक्शन है। सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं। ओरेकल के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें नल के लिए ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। नल एज ए जीरो ट्रीट करने के लिए, क्या ट्रीट करने के लिए? नल को जहां पर भी वो नल हो उसको वो जीरो ट्रीट करे। कैसे ट्रीट करता है? एनबीएल फंक्शन यहां होते हैं, एनबीएल और एनबीएल 2। तो जो भी फंक्शन डिफाइन है उनके अंदर एनबीएल और एनबीएल 2 लेता है
ऑटोमेटिकली। तो इस नल को वो क्या ट्रीट करेगा, एज ए जीरो ट्रीट करेगा। ये कहां कब पॉसिबल है, जब हम ओरेकल का फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओरेकल के फंक्शन नल के लिए ट्रीटेड होते हैं एज ए जीरो से, दैट्स व्हाई। समझ में आया क्यों? मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। मालूम हाँ सर। क्यों इसने क्या किया? ये एज ए जीरो जैसे लेता है। हाँ, एक एन नल फंक्शन होते हैं, नल वैल्यू फंक्शन में, यहाँ पर नल ट्रीटमेंट फंक्शंस भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रीटमेंट फंक्शंस कौन से हैं? एक होता है एनवीएल फंक्शन, एनवीएल फंक्शन। दूसरा होता है एनवीएल2 फंक्शन। तीसरा होता है नल इफ फंक्शन। ये फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे जब एसक्यूएल में फंक्शन पढ़ेंगे तब। ये नल ट्रीटमेंट फंक्शन है। एनवीएल नल की जगह कुछ वैल्यू डालने के लिए, नल की जगह कुछ वैल्यू डालें और नल के अलावा जो वैल्यू है उनमें कुछ डालना है। यदि दो को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करेंगे, ये पढ़ेंगे हम बाद में वहां पर। तो ये चीज जो मैंने बताई ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज मैंने आपको समझाया। मैं फिर वापस आता हूँ। हमने ये भी एक डिफरेंस समझ लिया। हमने डेटा टाइप यहाँ पर देख लिए कि जो मेन हमें याद रखना है डेटा टाइप, जो हम डेटा टाइप की बात कर रहे थे, ये डेटा टाइप, वो नंबर याद रखना है, वेयर केयर, टू और डेट याद रखना है। ये तीन चीजें हमें याद रखना है, बाकी तो इसमें बहुत है। लॉन्ग, इसके अलावा बी लोब, सी लोब, बी फाइल, ऐसे करके बहुत है इसमें। इंटीजर, स्मॉल इंट, फ्लोट, सभी डेटा टाइप्स हैं, बट वो डेटा टाइप्स की हमें जरूरत नहीं होती ज्यादातर। हम यही यूज करते हैं 99% केस में ज्यादातर। ठीक है। सो हम आते हैं, रा भी होता है, रा, लॉन्ग रा, बी फाइल, सी फाइल, बी लोब, सी लोब, ऐसे करके बहुत से, उन्हें हमें याद करने की जरूरत नहीं। तो अब हम आते हैं, मान लीजिए ये टेबल हमें क्रिएट करनी थी, जो हमने बात की, स्टूडेंट टेबल हमें क्रिएट करनी है। ये कॉलम है हमारे पास, ये मैं फिर लेके आता हूँ नीचे। हम ये टेबल हमें क्रिएट करनी है, ये टेबल हमें क्रिएट करनी है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट टेबल, ये सिंटेक्स है टेबल क्रिएट करने का। क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कॉलम, देन डेटा टाइप, डेटा टाइप, देन उसका साइज। हर कॉलम को ऐसे आपको डिफाइन करना इस वे पे। दैट इज द कॉलम डिफिनीशन। ऐसे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज। तो हमारे पास कॉलम का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन आईडी। इसमें हमें क्या स्टोर करना है? वेयर केयर। अगर स्ट्रिंग स्टोर करना है तो वेयर केयर लेंगे। अगर हमें नंबर स्टोर करना है तो हम नंबर टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं, इसकी भी लेंथ अगर देना चाहें, मान लो हम 5 लेंथ मैक्सिमम देना चाहते हैं ऐसे। हमने कहा नेम, नेम में क्या स्टोर करना है? स्ट्रिंग, तो हमने वेयर केयर 2 ले लिया। इसकी भी स्ट्रिंग साइज मैक्सिमम हमने 20 कर दी। फिर हमने कहा डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, इसमें हमें डेट स्टोर करना है। फिर हमने कहा अगला हमारे पास है कोर्स नेम, COURSE, कोर्स नेम। और कोर्स नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में होगा, तो इसका भी वेयर केयर 2 और इसकी भी साइज 20 या 10 जो भी। ये सारे कॉलम डिफाइन हो गए। फिर ये हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया और ये सेमी कॉलन। ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस इसलिए कि हमने यहाँ ओपन भी किया था पैरेंथेसिस, ये वाला पैरेंथेसिस ओपन किया था, दैट इज द वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेरी को चलाएंगे तो टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अभी ये हम देखेंगे हमारा ये जैसे ही हो जाता है। अभी ये चल रहा है सेटअप, थोड़ा हो गया 100% दिखा रहा है, उसके बाद कुछ और आया क्या? क्यों? अच्छा, ये चल रहा है, डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ये चल रहा है। ये अभी 46% पे पहुंचा है। ये जब 100 हो जाएगा तब वो फिनिश होगा। तो ये अभी भी लेगा 5-7 मिनट और लेगा हमारे पास। तो हम तब तक फिर उसी पे आते हैं। ठीक है, सो कैसे टेबल क्रिएट करना है हमने देखा।
टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये टेबल हम ये क्वेरी चलाएंगे अभी, जब हमारा डेटाबेस वो बन जाएगा, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये क्वेरी हम चलाएंगे। अब आते हैं क्रिएट कमांड पे ही हमें यहाँ देखना है कंस्ट्रेंट, यहीं पर अभी हम कंस्ट्रेंट देखेंगे। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या है, उस दिन बताया था मैंने, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, याद है आपको अंकिता कुछ? नहीं सर, इतना दिन होगा तो मैं नोट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मैं बताता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं पहले इसे सेव कर दूं फर्स्ट, तो एसक्यूएल फर्स्ट। उस दिन भी मैंने बोला था कि कंस्टेंट आर सेट ऑफ रूल्स, नथिंग एल्स। क्या है? सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड, that can be applied, you can, that can be applied on column or columns, column और कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये और कुछ नहीं। सो कांस्टेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हाउ मेनी कांस्टेंट आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट आर देयर? 5 टाइप। प्राइमरी की, प्राइमरी की। सेकंड क्या है हमारे पास? यूनिक की। थर्ड क्या है हमारे पास? नॉट नल। फोर्थ क्या है हमारे पास? चेक कांस्टेंट। और फॉरेन की, फॉरेन की इसके बाद 5वें नंबर पे, 5वां है हमारे पास फॉरेन की। ये 5 टाइप के कांस्टेंट ओरेकल के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की। प्राइमरी की वर्सेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की? उस दिन हमने आपको बताया था, तो मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि प्राइमरी, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है। एक के बाद क्या बोला मतलब आपने? एक टेबल पे एक ही यस, प्राइमरी, एक एब्सोल्युटली टेबल करेक्ट। पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यूनिक की आप मिनी यूनिक की बना सकते हैं आप एक ही टेबल पे, ठीक है। पहला चीज तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, दूसरा 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 याद नहीं आपको? वी कैन क्रिएट ओनली वन प्राइमरी की इन वन टेबल। दूसरा क्या था? दूसरा ये है यूनिक की कैन एक्सेप्ट नल वैल्यू, एक्सेप्ट नल वैल्यू, बट प्राइमरी की नहीं एक्सेप्ट करता। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू। प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी की केवल एक ही बना सकते हैं आप एक टेबल पे, यूनिक की आप एक से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे? तो इनकी जो डिफिनीशन होती है वो तो, और अदर क्या है, नॉट नल क्या है? अगर किसी कॉलम को आप नॉट नल डिफाइन कर देते हैं, मींस उसकी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। आप उसे जब इंसर्ट करने जा रहे होते हैं रिकॉर्ड, तो जिस कॉलम पे आपने नॉट नल डेफिनेशन में लिखा है उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो वैल्यू आपको इंसर्ट नहीं करने देगा, उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज द नॉट नल। चेक कांस्टेंट क्या है? जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, मान लीजिए सैलरी वाला कॉलम है, आपने कोई चेक्स नहीं लगा रखे, तो हो सकता है कोई इंसर्ट करते समय माइनस सैलरी इंसर्ट कर दे, या जो डिपार्टमेंट की मैक्सिमम मिनिमम है उसके ऊपर वाली वैल्यू डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम चेक कांस्टेंट के थ्रू उसे क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वैल्यू इतने से इतने के बीच ही होना चाहिए, या पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट इज द चेक कांस्टेंट। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की
की डिफिनीशन अगर आप बता सकें, याद है आपको या मैं बताता हूँ? व्हाट इज द फॉरेन की? अगर एक टेबल पे एक प्राइमरी की है तो वो और एक टेबल के लिए जब वो जाएगा तो वो फॉरेन की बन सकता है। आपने अच्छा ट्राई किया। मैं बताता हूँ फॉरेन की क्या है। फॉरेन की इज अ की इन अ टेबल। एक टेबल में एक की है या कॉलम है, आप कह सकते हो। फॉरेन की is a key in a table that is already defined as a primary key in another table। किसी टेबल में एक की फॉरेन की हो सकती है जो वही वाला कॉलम दूसरी टेबल में हमारे पास एज ए प्राइमरी की क्या हो, डिफाइन हो। सेम कॉलम दूसरे टेबल में अगर प्राइमरी की के नाम से हमारे पास, हमने प्राइमरी की उसे डिफाइन कर रखा है, तो वही वाला कॉलम अगर दूसरी टेबल में आता है तो हम उसे एज ए फॉरेन की बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज ये क्या, फॉरेन की नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है, फॉरेन की डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। फिर इसे बनाया क्यों? जब ये नल भी एक्सेप्ट करता है, डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट करता है, क्यों बनाया हमने? कॉन्सेप्ट क्या था उसके पीछे? एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसका। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय, ईएमपी नंबर, एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय नंबर है, नेम है और डिपार्टमेंट है। मान लीजिए 3 कॉलम है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल, उसमें डिपार्टमेंट नेम या डी नेम कह देते हैं हम, डी नेम और लोकेशन, ये कॉलम है, 2 कॉलम है मान लीजिए, ठीक है। डी, ये भी हमारे पास डीपीटी, डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पर भी वो कॉलम ले लेते हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट नंबर। अब ठीक है, मान लीजिए आपने पहला डिपार्टमेंट बनाया, वो एचआर डिपार्टमेंट था, उसकी लोकेशन आपने बोला कि दिल्ली है, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा बनाया आपने, मैंने कहा अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। इसकी लोकेशन आपने बीएलआर, बंगलौर दे दी, ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट बनाया आपने, मान लीजिए फाइनेंस, और इसकी लोकेशन आपने चेन्नई दे दी, ठीक है। अब जब अब कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए एक एम्प्लॉय आया, एक 101, ठीक है, उसका नेम मान लीजिए कोई भी XYZ था, ठीक है, XYZ, और मैंने कहा इसे डिपार्टमेंट नंबर 10 दे दूं। क्या मैं डिपार्टमेंट 10 दे सकता हूं यहाँ पर? क्योंकि मेरे यहाँ तो केवल 3 ही डिपार्टमेंट है, 1 2 3, और मैं यहाँ डिपार्टमेंट उसे क्या दे रहा हूँ, 10। क्या ये ठीक होगा डेटा देना? 10 डिपार्टमेंट देना ठीक होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसमें आपने इस वाले टेबल में इसको आपने एज ए प्राइमरी की डिफाइन किया। इसे क्या किया? प्राइमरी की। ये हमारे पास प्राइमरी की है, मान लीजिए। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो ये इसका स्ट्रक्चर समझ। इस वाले कॉलम को आप कंट्रोल जेड, इस वाले कॉलम को आपने प्राइमरी की डिफाइन किया, इसमें DENO को, ठीक है। अब जब यहां पर इस वाले कॉलम पे आपने फॉरेन की DNO को डिफाइन कर दिया, FOREIGN, फॉरेन की किसको? DNO को। तो तब क्या होगा, जब आप इसमें 10 इंसर्ट करने जाएंगे तो आपको 10 इंसर्ट नहीं करने देगा। क्यों? फॉरेन की क्या चेक करता है? फॉरेन की ये चेक करता है कि इसकी प्राइमरी की में कौन कौन सी वैल्यू है। इसकी प्राइमरी की में कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? 1 2 और 3, 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर यहाँ पर आपने इस कॉलम को फॉरेन की बनाया है और रेफरेंस आपने इस टेबल का ये वाला कॉलम लिया है, तो इस टेबल के इस कॉलम में जो भी वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं आप, उसके अलावा नहीं।
तो अगर आप ये वैल्यू डालने जाएंगे तो वो फॉरेन की कांस्टेंट वायलेशन एरर दे देगा। समझ में आया कि क्यों हमने फॉरेन की बनाया? हाँ सर, हाँ। ठीक है, दैट्स वाई फॉरेन की क्या लेता है, रेफरेंस लेता है। यहां आप नल डाल सकते हैं, नल विल एक्सेप्ट, बट यहां जो वैल्यू डालेंगे वो यही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। आपने नल डाला, बाद में आप अपडेट करने जाते हैं तो अपडेट में भी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यही वैल्यू होंगी, इसके अलावा वैल्यू नहीं होंगी। वो चीज आपको ध्यान रखना है, दैट इज द फॉरेन की। सो फॉरेन की क्या, अगर सर हम लोग अगर फॉरेन की पे नल डालते हैं तो प्राइमरी की तो नल नहीं लेता है ना, तो ये प्राइमरी होगा की क्या? नल नहीं लेता, बट फॉरेन की मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉय आया, क्यों उसे कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया मैं बताता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे। मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉय आया, आपने ज्वाइनिंग दे दी, उसकी एंट्री तो करेंगे आप, बट आपने अभी डिपार्टमेंट उसका डिसाइड नहीं किया, देन डिपार्टमेंट हो सकता है उसे बाद में लोकेट हो, वो चीज। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फॉरेन की। फॉरेन की नल एक्सेप्ट करता है बट प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करता। बट फॉरेन की वाले कॉलम पे जब आप वैल्यू अपडेट करने जाएंगे तो वही वैल्यू होनी चाहिए जो आपने प्राइमरी की पे उसके डाल रखी है, रेफरेंस वाले कॉलम पे डाल रखे हैं। ठीक, अब इसे देखें कहां तक पहुंचे ये, तो कौन है वो, ये हो गया पासवर्ड मैनेजमेंट। यहां पर आते हैं, ये सिस का हमने पासवर्ड सिस दे दिया, ये सिस सिस्टम का पासवर्ड मैंने सिस्टम सिस्टम सिस्टम, यहाँ मैंने स्कॉट और एचआर को भी अनलॉक कर लेता हूं मैं यहाँ पर। ये स्कॉट का पासवर्ड मैंने स्कॉट दे दिया, स्कॉट, और एचआर को भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक किया और एचआर का पासवर्ड मैंने एचआर दे दिया, ये एचआर दे दिया। ठीक है, मैंने इसे ओके किया, ओके। इन 4 का मैंने पासवर्ड किया है, यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस यस, ओके। ये फिनिश हो गया, ठीक है, क्लोज। अब हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल कर रखा है, तो एसक्यूएल डेवलपर भी ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओरेकल की साइट से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, बट आपको दूंगा कैसे वो दिक्कत है। ये एसक्यूएल डेवलपर, ये भी ओरेकल की साइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने में भी कुछ नहीं, इसे नेक्स्ट 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 करके आपको इंस्टॉल कर लेना है तो इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ, ये मैं दिखा देता हूँ, ये पड़ा हुआ है, इसमें ये होता है एसक्यूएल डेवलपर, इसे राइट क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है, केवल राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये ओपन कर रहा हूँ मैं, ये इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से। अब आते हैं यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, ये सारे कनेक्शन पहले के डेटाबेस के थे जो ऑलरेडी बने हुए थे, बट ये चलेंगे नहीं क्योंकि अभी मेरा डेटाबेस का नाम मैंने दूसरा कर रखा है। तो या तो मैं किसी को उठाऊं और उसे चेंज करूं, इसे या तो लेके मैं चेंज करूं या नया कनेक्ट कर लेता हूं, तो मैं नया कनेक्ट कर लेता हूं। एक सेकंड, अभी लोड हो रहा है। ये मैं यहाँ स्कॉट का बना रहा हूँ, ठीक है, और पासवर्ड क्या, यूजर क्या है मेरा, स्कॉट है, पासवर्ड क्या है, स्कॉट है। अब जो मैंने एसआईडी डाली थी वो डाली थी माई ORCL, याद है आपको? ये पहले मैं टेस्ट करूंगा कनेक्शन चल रहा है या नहीं। यस, सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो गया तो मैं पासवर्ड भी इसका सेव कर देता हूं और इसे कनेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास नया विंडो खुल के आएगी, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, चल रहा है, ये आ गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मैं वो क्वेरी आपको पहले, अब यहाँ से शुरू करते हैं, हमारे पास डेटाबेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्वेरी करना कैसे देखेंगे, कितनी टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। सो जो भी टेबल्स होंगी वो हमें सारी टेबल दिखा देगा, इसके अंदर जितनी टेबल्स होंगी हम इसे
इसके अंदर हमारे पास बोनस टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, सैलरी ग्रेड, सेल ग्रेड टेबल। अब किसी टेबल का हमें डेटा देखना है तो हम कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट इज द टेबल नेम, हम एम्प्लॉय टेबल ले रहे हैं, ईएमपी टेबल, और कंट्रोल इंटर करना है तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। ये इस लाइन पे रखा और आपको क्या करना है, कंट्रोल देन इंटर। ठीक है, ये डेटा है इस टेबल के अंदर, ये डेटा पड़ा हुआ है इस टेबल के अंदर। ठीक है, ये डेटा पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम आते हैं, वो जो हमने क्वेरी चलाई यहाँ लिखी थी उस क्वेरी को क्रिएट करते हैं। हमने कौन सी क्वेरी बनाई थी यहाँ पर, ये क्रिएट टेबल वाली। हमें टेबल क्रिएट करना, हम यहाँ पर डालते हैं इसे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, हमने ये कॉलम दिया इसे, ये दूसरा ये कॉलम है हमारे पास, तीसरा कॉलम ये। हम सीधे एक ही लाइन पे लिख सकते थे, उससे कुछ ऐसा नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो टेबल क्रिएटेड आ जाएगा, टेबल क्रिएटेड। अब जब टेबल आप देखेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टैब, तो आपको ये टेबल भी वहां देखेंगे। यस, स्टूडेंट टेबल इज देयर, बट मैंने अभी कोई डेटा नहीं डाला स्टूडेंट टेबल में। तो जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करूंगा तो मुझे कोई डेटा नहीं दिखेगा वहां पर, क्योंकि मैंने अभी कोई डेटा डाला ही नहीं, उसमें कोई डेटा नहीं है। कॉलम इज देयर बट डेटा कुछ भी नहीं है, मैंने डेटा डाला ही नहीं। ठीक है, सो अभी हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, इसमें कोई कांस्टेंट बने हैं क्या, नहीं, हमने तो केवल अभी कोई कांस्टेंट बनाए नहीं, केवल ये। अब मान लो जो मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो वो चीज अब मैं इसी क्वेरी को उठाता हूं और प्राइमरी की के साथ बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा मैं वो दिखाता हूं आपको। उसके पहले मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, क्योंकि वही सेम नेम से मैं बना नहीं सकता दोबारा। ठीक है, तो मैंने इसे ड्रॉप करने से वो डिलीट हो जाता है। यस, ड्रॉप करने से वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब नहीं होगा, अब अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए यहाँ पर, तो अब स्टूडेंट खत्म हो गए, स्टूडेंट नहीं होगी, है नहीं, वो बिन में चली गई, रिसाइकिल बिन में। मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, रिसाइकिल बिन क्या है, वो सारी चीजें, उसका भी डिस्कशन अभी हम करेंगे। ठीक है, अब मैं प्राइमरी की के साथ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सो मुझे इस वाले कॉलम को एज ए प्राइमरी क्रिएट बनाना है, रजिस्ट्रेशन आईडी को क्या बनाना है मुझे, प्राइमरी की बनाना है। तो मैं यहाँ सीधे लिख सकता हूँ प्राइमरी की। ठीक है, ऐसे प्राइमरी की लिख लूँ। अब मैं कंट्रोल एंटर करूँ, ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई। डिफरेंस क्या आपको कैसे मालूम कि इसमें हमने वो बनाई है, मैं दिखाता हूँ फिर। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टैब, अब टेबल मेरी फिर से बन गई। ओहो, ये टेबल बन गई मेरे पास, बट आपको कैसे मालूम कि यहाँ कांस्टेंट बना है आपका, यहाँ दिख रहा है नहीं। तो यहाँ पर हमें पास जो डेटा डिक्शनरीज होती हैं उन्हें क्वेरी करना पड़ता है। कौन सी डेटा डिक्शनरी, यूजर कांस्टेंट करके, यूजर अंडरस्कोर कांस्टेंट, इसे अगर आप क्वेरी करें। ठीक है, किस टेबल में चाहिए, वेयर, यहाँ कांस्टेंट ओनर। ठीक है, यहाँ टेबल नेम होगा, ये टेबल नेम, तो मैं टेबल नेम लेता हूँ, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, मुझे किस टेबल में देखनी है, स्टूडेंट टेबल में। यही टेबल दी थी मैंने, ये देखिए प्राइमरी की, यहाँ पर P मींस प्राइमरी, किस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में। अगर मैंने पहले बनाया था, मान लीजिए अभी मैं फिर ड्रॉप करता हूँ, अभी मैं फिर ड्रॉप करता हूँ इसके बाद, अब दिखाता हूँ आपको वो बना के, वो वाली ना, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप कर दी। अब हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये टेबल नहीं होगी, नहीं है ये टेबल। अब मैं केवल ये वाली टेबल क्रिएट करता हूँ विदाउट कांस्टेंट के, बन गई हमारे पास। अब देखें ये है, ये टेबल है हमारे पास स्टूडेंट।
अब ये कांस्टेंट वाले टेबल में देखूं क्या कांस्टेंट बना है इसमें? कोई कांस्टेंट नहीं है। स्टूडेंट टेबल में कोई कांस्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने अभी विदाउट कांस्टेंट के बनाई थी, ये क्वेरी विदाउट कांस्टेंट के चलाई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? मैंने ड्रॉप की, ये कांस्टेंट के थ्रू बनाई, मैंने देखा टेबल बन गई मेरी, यस टेबल बन गई मेरी, मैंने कांस्टेंट में देखा कांस्टेंट है, बट मैंने अभी कांस्टेंट का नाम नहीं दिया, इसलिए सिस्टम ने खुद नाम दिया है, सिस्टम ने उसे खुद नाम दिया। मैं अगर खुद नाम देना चाहता हूं तो मैं नाम दे सकता हूं इसका। कैसे दूंगा? ये चीज यहां पर भी ध्यान देनी है। यहां पर प्राइमरी की के लिए पी लिखता है, यूनिक की के यहां पर अगर मैं ये हटा के केवल इतनी क्वेरी दिखाऊं, अगर इतनी, तो यहां पर और भी कांस्टेंट बने होंगे। देखो ये पी प्राइमरी की के लिए, ये दोनों, आर रेफरेंस की के लिए। आर क्या होता है? रेफरेंस की। रेफरेंस की मींस फॉरेन की, वो चीज हमारे पास, तो वो चीज हमें ध्यान रखना है कि आर किस लिए, पी किस लिए। अब आते हैं, मैं एक बार आपको अपना नाम देके कोई इसका कांस्टेंट का नाम देके बताता हूँ क्वेरी। अभी मैं फिर से ड्रॉप करता हूँ, टेबल को ड्रॉप किया, हम अपना नाम देना चाहते हैं तो इसका सिंटेक्स चेंज हो जाता है। यहाँ लिखना पड़ता है कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का नेम मैं क्या लिखना चाहता हूँ? पीके अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन आईडी, प्राइमरी की ऑन रजिस्ट्रेशन आईडी, मैं ये नाम लिखना चाहता हूँ। देन प्राइमरी की कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, देन कांस्टेंट का टाइप का, ये सिंटेक्स हम ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, देन प्राइमरी की, ऐसे। अब मैं चलाता हूं इसे, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इस क्वेरी को चलाता हूं, ये जो सिस्टम ने नाम दिया था, अब मैं देखता हूं क्या मेरा नाम है जो मैंने दिया है वो है, यस इट विल बी देयर। ये देखिए मैंने जो नाम दिया था वो नाम है यहाँ पर, ये देखिए पेस्ट करता हूँ, ये देखिए सेम नेम इज देयर। सो मैं अपना नाम भी दे सकता हूं किसी भी तरीके से, तो उसका सिंटेक्स ये है। अब दो तरीके, एक टेबल लेबल और एक हमारे पास होता है कॉलम लेबल। यहाँ पर जो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, वो कांस्टेंट डिफाइन करने के हमारे पास लेवल ऑफ कांस्टेंट, दो लेवल होते हैं। एक होता है कॉलम लेवल, अभी हम कॉलम लेवल पे देख रहे थे, कॉलम लेवल, और दूसरा होता है टेबल लेवल। मान लीजिए हमें दो कॉलम पे प्राइमरी की बनाना होता, जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि हम दो कॉलम को मिला करके भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो अब दो कॉलम को मिला करके कैसे बनाओगे आप? क्या यहाँ पर फिर से प्राइमरी की लिखेंगे आप? तो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही जगह केवल लिख सकते हैं, एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, दूसरी ऐसे नहीं बना सकते। तो उसको हमें टेबल लेवल पे डिफाइन करना होता है। तो अभी जो हम देख रहे थे वो कॉलम लेवल था, अब मैं टेबल लेवल दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। आया, यहाँ लिख देता हूँ टेबल लेवल कांस्टेंट। इसे मुझे कमेंट बनाना है तो मैं यहाँ पर डबल ये लगा सकता हूँ तो कमेंट हो जाएगा, फिर मुझे वो लगाने की जरूरत नहीं है जिसे मैं करूँगा। मैंने ये ड्रॉप किया, ठीक है। अब आता हूँ मुझे टेबल लेवल पे बनानी है, कॉलम लेवल पे नहीं। कॉलम लेवल पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को कॉलम की डिफिनीशन के जस्ट बाद कांस्टेंट की डिफिनीशन लिखते हैं। बट अगर टेबल लेवल पर बनानी है तो पहले सारे कॉलम की डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद कांस्टेंट की डिफिनीशन लिखते हैं। कांस्टेंट ऐसे करके जो मैंने वहां लिखा था, मान लीजिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम, देन प्राइमरी की, देन कितने कॉलम पे बनाना है वो कॉलम यहां लिख सकते हैं। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन आईडी पे, रजिस्ट्रेशन आईडी पे एंड नेम पे,
इन दोनों को मिलाकर के बनाना है मुझे। मैंने क्या कहा कि जब आप कॉलम लेवल पे लिखते हैं तो कॉलम की डिफिनीशन के जस्ट बाद उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। जब आप टेबल लेवल पे लिखते हैं तो सारे कॉलम की डिफिनीशन के बाद आप कांस्टेंट की डिफिनीशन लिखते हैं। तो कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या है? कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का नेम, देन कौन सा कांस्टेंट बना रहे हैं, देन कौन से कॉलम पे बना रहे हैं। ये कॉलम नेम आप केवल टेबल लेवल पे दे सकते हो। अगर आप कॉलम लेवल के आगे लिखते हैं तो फिर वहां कॉलम का नेम आपको देने की जरूरत नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली उस कॉलम पे अप्लाई हो जाता है। समझ में आई बात वो चीज? तो ये मैंने ड्रॉप किया टेबल, ठीक है, ऑलरेडी मीन्स ये ड्रॉप्ड है, ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, टेबल आरव्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं ये बनाता हूं टेबल क्रिएटेड। अब मैं कांस्टेंट वाली क्वेरी चला के दिखाता हूं ये 2 कॉलम पे बना या नहीं बना वो चीज। ये देखिए ये सेम बना है हमारे पास, स्टूडेंट प्राइमरी की बना हुआ है हमारे पास। कहीं ये इसमें आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन आईडी इंडेक्स ऑटोमेटिकली बनाया, बट इसमें कहीं डिफिनीशन आपको दिख रही कि वो कॉलम पे, क्योंकि ये कॉलम की डिफिनीशन यहाँ पर नहीं होती। इसकी डिफिनीशन भी हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पर बना है, बट यहाँ पर अभी उसकी जरूरत नहीं। हमारे पास स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की बन गया ये। इसकी डिफिनीशन हमें अगर हम निकालना चाहें क्या है तो हम इसकी डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं। कहां से निकालते हैं? यूजर सोर्स से, यूजर अंडरस्कोर सोर्स। अच्छा है ही नहीं। अच्छा ये इससे नहीं चलेगा, वो सिस से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? सिस से। तो मैं अभी सिस वाले में नहीं दिखाता क्योंकि स्कॉट को उतनी परमिशन नहीं होती, इसलिए वो नहीं निकाल सकता। सिस से कनेक्ट करके मैं अभी सिस को और नहीं कनेक्ट कर रहा। तो आज मैं आपको इतने ही कर देता हूँ, ठीक है? समझ में आई कुछ चीजें बेसिक? आज ज्यादा मैंने नहीं आपको बताया, थोड़ा ही बताया। बट ये टेबल हमारे पास आज मैंने जो इंस्टॉलेशन बताया, डी इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ कैसे करते हैं, 1 मिनट वो चीज भी। अब जो मैंने इंस्टॉल किया है, कहाँ किया है मैंने? जो इंस्टॉल किया है ई पे किया है, इस वाले फोल्डर पे किया था। ई के अंदर ऐप नाम दिया था मैंने वहां, ये इसके अंदर गया मैं, यहाँ प्रोडक्ट ये, और ये हमारे पास डीबी होम दिया था। इसके अंदर डी इंस्टॉल करके एक फोल्डर होता है, ये डी इंस्टॉल। ये हमारे पास बैच फाइल बनी होती डॉस की। अगर हम विंडो में चलाना चाहते हैं तो हम इसे चला देते हैं डी इंस्टॉल करने के लिए। अगर हम लिनक्स में चलाना चाहते हैं तो एक पर्ल फाइल बनी होती है, ये पर्ल फाइल हम लिनक्स में चला देते हैं तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं उसके थ्रू। उसके बाद भी अगर रजिस्ट्री बच जाती है तो फिर रजिस्ट्री एडिट से जाकर के हमें रजिस्ट्री डिलीट करनी होती है, जैसे मैं आपके सामने। ठीक है, ये चीज